ओके, सो वी विल कंटिन्यू विथ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टाइम हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वाज केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन. ओके, और उसके बाद में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी लर्न करना है, बट आई एम नॉट गोना रिवाइज इट नाउ. ओके, ये हो गया. अब आगे आता है डेरिवेशन है. ओके, तो इसमें एक लॉ आता है, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन. ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? सो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. द रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कितने स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. देख, बिरयानी कितना बनेगा वो डिपेंड करता है हमने चावल कितना लिया है और इंग्रेडिएंट कितना लिया है. ओके, सो ऑब्वियसली बात है जितना प्रोडक्ट चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना रिएक्टेंट लिया है. सिमिलरली रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है वो भी डिपेंड करेगा कि कितना हमने रिएक्टेंट लिया है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास? तो ये बोलना चाहता है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, कॉन्सेंट्रेशन होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज द नंबर दैट वी कीप, जो हम लोग बैलेंसिंग के टाइम पे आगे लिखते हैं कोई भी रिएक्शन के लिए. ओके, तो उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ए प्लस बी बी गिव्स मी सी प्लस डी डी, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मुझे भी मालूम है. तो इसके लिए रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मेरे को रिवर्सिबल रिएक्शन का देखना है. लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. सो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो रिएक्शन है. ओके, मैं दोनों रिएक्शन को आई विल डिवाइड. ओके, देयर आर टू रिएक्शन एक्चुअली, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन. ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है. तो हम लोग दोनों को एक साथ देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी बी गिव्स मी सी प्लस डी डी. ये रिवर्सिबल है बट मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या आएगा? सी प्लस डी डी गिव्स मी ए प्लस बी बी. ओके, वे छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली. ओके, तो लेट अस सी अभी इसके लिए क्या हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A raised to A. Rate is also directly proportional to concentration of B raised to B. Therefore, I can write rate is directly proportional to concentration of A raised to A into concentration of B raised to B, and therefore I can write rate is equal to K, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B, where K is known as rate constant. Okay, K is known as rate constant. Okay, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है तो मैं इसको आर एफ लिखता हूँ और के एफ लिखता हूँ. ओके, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है. ये मेरा एक इक्वेशन आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. रेट इज इक्वल टू के एफ, ओके, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी. ओके, सिमिलरली यहाँ पे रेट विल बी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी एंड also directly proportional to D raised to D. डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. So rate of reverse reaction is equal to K of reverse reaction into concentration of C raised to C and concentration of D raised to D. ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन. ओके, तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ और ये इक्वेशन को मैं 2 लेता हूँ, आई नो क्या मालूम है मुझे मालूम है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. सो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है. What does that mean? तो अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या था? अपना इक्वेशन नंबर 1 था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी. ओके, दैट वाज इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 आपका क्या था? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ओके, इनटू सी रेज टू सी एंड डी रेज टू डी. ये था हमारा. ओके, बट अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम का कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. इसकी वजह से क्या हो जाएगा?
ये दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से क्या होएगा, के ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल टू, फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू ए रेस टू ए बी रेस टू बी इज इक्वल टू सी रेस टू सी एंड डी रेस टू डी. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन. ओके, ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 आई कैन कंक्लूड दिस. ओके, आई राइट हियर फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 से मेरे को ये आया. ठीक है, अभी डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं. ओके, लेट अस टेक बोथ द कांस्टेंट एट वन साइड. सो आई गेट के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन के ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, concentration of d raised to d upon concentration of a raised to a and concentration of b raised to b. ओके, तो ये हो गया मेरा. अच्छा, kf क्या है? kf एक कांस्टेंट है और kr भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. ओके, लाइक 4/8 इज व्हाट, तो इट इज 0.5 विच इज अनदर कांस्टेंट. ओके, जिसका भी एक वैल्यू फिक्स है. मैं नहीं बोला तीनों कांस्टेंट इक्वल है. अ कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. ओके, 7/3 is what, 7/3 is 2 point something. ओके, सो ये भी हो जाएगा क्या अपना कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. ओके, सो वैसे ही के एफ अपॉन के आर ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज टेकन एज के सी इज इक्वल टू concentration of c raised to c, concentration of d raised to d upon concentration of a raised to a and concentration of b raised to b, where kc is the equilibrium constant. Okay, so kc is equilibrium constant and this is the equation for equilibrium constant for a reaction which is in equilibrium. तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? ओके, मतलब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है अपना. ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या आता है या क्या रहेगा, तो कि तुम लोग को एक रिएक्शन दे देंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3. ओके, 2 और 2 बैलेंस कर दिया हमने. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. बोलता है इसका केसी का इक्वेशन लिखो. ओके, तो कैसे लिखेगा मैं केसी का इक्वेशन? केसी इज इक्वल टू, सो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो सी और डी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है. सी और डी प्रोडक्ट वाले टर्म में आ रहे थे, सी और डी प्रोडक्ट में आ रहा था, राइट, और ए और बी रिएक्टेंट में आ रहा. तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे है SO3. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 कितना है? SO3 2 है, तो रेज टू 2 हो जाएगा. एंड दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 रेज टू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फॉर KC. पहला क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इक्वेशन फॉर KC फॉर द रिएक्शन. एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसका आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना रहेगा, रिप्रेजेंटेशन लिखना रहेगा. दैट कैन बी वन क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ KC. ओके, मतलब आपको इसमें से किसी का भी वैल्यू दिया रहेगा, SO3 इसका, मतलब किसी का एक का वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेगा, या सबका वैल्यू दिया रहेगा, KC का फाइंड करना रहेगा. मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, या तो KC का या तो इसका, कोई भी ऐसा देगा. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कॉन्सेंट्रेशन योर आर ऑल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन? तो मैं ये एग्जांपल लेके समझाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, रिएक्शन रिवर्सिबल है. ओके, तो मैं बोलता हूँ इनिशियली मैंने क्या लिया, इनिशियल मैंने 2 मोल्स ऑफ SO2 लिया. ओके, इनिशियल क्या लिया है, 2 मोल्स ऑफ SO2 लिया है. ओके, एट इक्विलिब्रियम, ओके, 1 मोल ऑफ SO3 इज देयर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. इसमें डिफरेंस क्या है, देख, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर SO2 2 मोल रहेगा तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से SO2 अगर 2 मोल है तो ऑक्सीजन 1 मोल रहेगा, और स्टार्टिंग में SO3 कितना रहेगा, 0 रहेगा. स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा. ओके, बट इसने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या है, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे तीनों रहेंगे, कोई 0 नहीं रहेगा. ये 1 है, तो कहाँ से आया ये 1, ये कहाँ से आया? ओके, तो अगर हम अगर जनरलाइज करें, अगर मैं जनरलाइज करूँ, ये 2 मोल नहीं लेते हम, X मोल ले लेते हैं. ठीक है, और सॉरी ये 1 मोल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग X मोल ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर ये 1 मोल है, ओके, तो ये कितना होएगा, ये 1/2 मोल होगा इनिशियली. ओके, और अगर ये X मोल है तो ये हो जाएगा 1 माइनस X, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस X. ओके, मतलब इन शॉर्ट ये जो भी है ये कितना भी स्प्लिट हुआ, मतलब अगर मैं बोलता हूँ 10% स्प्लिट हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप 10% और यहाँ पे से आप 10% माइनस कर दोगे.
तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, ये नहीं लेना रहता है. मतलब मोस्टली क्या करेगा क्वेश्चन में, तेरे को इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं देंगे, दे विल गिव यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और बोलेंगे इक्विलिब्रियम के बाद वो वाला उतना था. तो आपको वो रिलेशन निकाल के आपको करना है. ओके, सो इफ देर इज ए प्लस बी बी गिव्स यू सी प्लस डी डी. ओके, अगर ऐसा है, ठीक है, और इनिशियली अगर ये 1 मोल लिया है, ये 1 मोल लिया है, ये आपको मालूम नहीं है, आप 0 है और बोलता है ये इक्विलिब्रियम पे x है. ओके, तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स और ये हो जाएगा d इंटू एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस a इंटू एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस b इंटू एक्स. ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगा. मुझे केसी के इक्वेशन में ये लेना है, ठीक है. आई हैव टू टेक दिस, ओके, नॉट दिस, बिकॉज दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना है हमको, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेना है. ये इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में अगर गड़बड़ होता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में अगर गड़बड़ होता है तो यहीं पे गड़बड़ होता है. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो ईजी रहता है, बट अगर इनिशियल दिया रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है. आप ये जनरल इक्वेशन यूज करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया केसी. ओके, नाउ देयर इज समथिंग नोन एज गैसियस रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है. अगर गैसियस रिएक्टेंट बोलूं, ओके, लाइक ये वाला रिएक्टेंट ऑलमोस्ट गैसियस रिएक्टेंट ही था, ठीक है. तो गैसियस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन का टर्म एप्लीकेबल नहीं होता है. उसके लिए हम लोग प्रेशर यूज करते हैं. मतलब गैसेस के लिए प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, मतलब अगर गैसेस के प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग प्रेशर को प्रेफर करते हैं ओवर कॉन्सेंट्रेशन. तो उसके लिए केपी का इक्वेशन रहेगा. ओके, सो व्हाट वाज केसी? केसी वाज concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. So similarly for this equation AA plus BB gives you CC plus DD. KP will be equal to partial pressure of C raised to C, partial pressure of D raised to D upon partial pressure of A raised to A and partial pressure of B raised to B. मतलब वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन था तो स्क्वायर ब्रैकेट डाला था. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर लिखना है. अच्छा, अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने पार्शियल प्रेशर बोला है, आई एम नॉट टोल्ड टोटल प्रेशर. तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है. कहाँ पे पढ़ा है? स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है. वी हैव स्टडीड दिस इन स्टेट्स ऑफ मैटर दैट व्हेन देयर आर गैसेस इन मिक्सचर, गैसेस जब मिक्सचर में रहते हैं, मतलब एक ही जगह पे 3-4 गैसेस रहते हैं, तो हर गैस थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करता है. ओके, दैट द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय ईच गैस इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. ओके, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस व्हेन इट इज इन मिक्सचर. ओके, सो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे गैस रहेंगे तो ऐसा रहेगा. ठीक है, अभी ये हो जाएगा, ये तो इजी है. ओके, अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ना, केसी का डेरिवेशन, ओके, तुमको ऐसा पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे डेरिवेशन भी पूछ सकता है. अगर थियरी एग्जाम है so they can ask you to derive the equation for Kc as well. They can ask you this thing, statement of law of mass action as well. Okay, now the next thing which we ask, or next derivation which is there, is the derivation between relation between Kp and Kc. Okay, relation between Kp and Kc. Let us see. So मेरा Kp का ये equation है. What is Kp? Kp is partial pressure of A raised to A, partial pressure of B raised to B. Sorry. Kp is partial pressure of C raised to C, partial pressure of D raised to D upon partial pressure of A raised to A and partial pressure of B raised to B. ये है. ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को पार्शियल Kp और Kc के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेगा? सिंपल है. मेरे पास एक टर्म है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. कहाँ से आया ये टर्म? तो याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इस चैप्टर में मोलारिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर लेंगे. ओके, मोलारिटी. ओके, सो मोलारिटी में क्या आता है? मोलारिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन V, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है ना, तब तक कॉन्सेंट्रेशन बोला ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो C इज इक्वल टू N अपॉन V, ये आ जाएगा. ठीक है, अभी अपने को मालूम है, क्या मालूम है अपने को? ये एक फॉर्मूला है, आई नीड टू रिमेंबर. सेकेंड थिंग वी नो स्टेट्स ऑफ मैटर से PV इज इक्वल टू NRT. ओके, वी नो भले मालूम ना हो. ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT, ये आ गया अपने को. तो इससे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इसको. P इज इक्वल टू N अपॉन V RT. एंड व्हाट इज N अपॉन V RT? N अपॉन V RT इज कॉन्सेंट्रेशन, तो P इज इक्वल टू C RT. ओके, इस चैप्टर में C नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है मैंने. ठीक
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, द प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू concentration of A into RT, right? That is, I can also write this as similarly partial pressure of B will be equal to concentration of B into R into T. Okay, keeping temperature constant, temperature constant रहेगा और R का वैल्यू तो हमेशा constant ही रहता है. कुछ नहीं किया रे, pressure is equal to concentration into R into T. So pressure of A will be concentration of A into R into T. Pressure of B will be equal to concentration of B into R into T. तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली प्रेशर ऑफ सी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू ब्ला ब्ला. सब्स्टिट्यूट दैट, लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट. ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस डेटा इनटू केपी का इक्वेशन. सो केपी वाज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी. अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए एंड आर टी भी रेज टू ए हो जाएगा. मतलब ये होल रेज टू ए होता है अगर ये रेज टू ए होता है. ठीक है, सो मैं वो जस्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा Kp के जगह पे. इंस्टेड ऑफ P ऑफ C रेज टू C आई विल पुट इट एज concentration of C रेज टू C RT रेज टू C into concentration of D रेज टू D into RT, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालूंगा मैं, RT रेज टू D अपॉन concentration of A रेज टू A RT रेज टू A concentration of B रेज टू B RT रेज टू B. जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर आपने इंडाइसेस का थोड़ा बहुत अपने को मालूम है, तो अपने को मालूम है a रेज टू x इंटू a रेज टू y इज इक्वल टू a रेज टू x प्लस वाई. ओके, ये कंडीशन मैं अभी यहाँ पे यूज करूँगा. देख, आर टी और आर टी बेस तो सेम है. a रेज टू x इंटू a रेज टू y इज a रेज टू x प्लस वाई. दैट मीन्स द बेस इज सेम. द मल्टीप्लिकेशन साइन है, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर ऐड हो जाता है. तो आर टी रेज टू सी आर टी रेज टू डी, तो बेस तो सेम है ना भाई. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आइसोलेट करूँगा सी रेज टू सी डी रेज टू डी इंटू आर टी रेज टू सी प्लस डी अपॉन ए रेज टू ए बी रेज टू बी इंटू आर टी रेज टू ए प्लस बी. अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लिक होना चाहिए, जैसे क्लिक होना चाहिए. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ओके, व्हाट इज दिस. तो मेरे को मालूम है सी रेज टू सी इंटू डी रेज टू डी अपॉन ए रेज टू ए इंटू बी रेज टू बी इज वॉट के सी. तो जस्ट मैं क्या इसके जगह पर मैं के सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है, डेरिवेशन है. सो के सी इज इक्वल टू दिस. ओके, मतलब के पी इज इक्वल टू के सी इंटू. अच्छा, अब देख, ए रेज टू एक्स अपॉन ए रेज टू वाई, अगर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो हम लोग पावर ऐड करते हैं. अगर डिवाइड है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेगा, ए रेज टू एक्स माइनस वाई. तो कैन आई राइट दिस एज आर टी रेज टू ए सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. ओके, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला. ठीक है, तो हेंस आई कैन राइट दिस एज के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी का मतलब क्या है, या इसको सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं. तो व्हाट इज सी प्लस डी. तो अगर ध्यान से देखोगे, सी प्लस डी मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और ए प्लस बी मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट. सो कैन आई से डेल्टा एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट. वहाँ पे आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो भी दिखेगा आपको करना है. ठीक है, सो ये रिलेशन रहेगा बिटवीन के पी एंड के सी. यूज कैसे करना है सर. ओके, तो वी विल टेक द सेम रिएक्शन. अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिया था, 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3. ओके, ये सेम रिएक्शन के लिए बोलेगा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC. कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ हाथ से ही, बट देखते हैं. तो मेरे को मालूम है KP इज इक्वल टू व्हाट, KC इंटू RT रेज टू डेल्टा एन. इतना रिलेशन मुझे मालूम है. अब देख, इसका डेल्टा एन क्या है, तो प्रोडक्ट कितना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो इट इज 2. ओके, डेल्टा एन विल बी इक्वल टू 2 माइनस, और रिएक्टेंट कितना है, तो इट इज 2 प्लस 1, 2 ये है और एक ये है. ठीक है, सो डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है कौन कम है. ए प्रोडक्ट इज मोर देन ऑब्वियसली पॉजिटिव में आंसर रहेगा, अगर रिएक्टेंट मोर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आंसर रहेगा. So therefore for this reaction Kp is will be equal to, K छोटा रहेगा, Kc into
RT raised to -1. That is, I can also write this as Kp is equal to Kc upon RT. Why? Because 1 raised to -1 में वो नीचे आ गया है तो वैसे ही हो जाएगा. तो ये आ सकता है. नेक्स्ट आ सकता है. नेक्स्ट को तो क्वेश्चन कैसा आता है, देख अभी देखो क्या बोलेगा, Kp फाइंड करने का. पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा तो Kp फाइंड करने का है, या तो Kc दिया रहेगा, Kp फाइंड करना रहेगा. तो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि रिलेशन क्या है, ओके, इक्वेशन. इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है, अपने को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसके बेसिस पे. मुझे नहीं लगता कि आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स में कोई डिफिकल्टी आएगा. यू कैन जस्ट रिमूव योर बुक एंड सॉल्व. ओके, यू विल ट्राई द न्यूमेरिकल्स. इफ यू हैव डाउट वी विल कनेक्ट. ओके, ऑल द न्यूमेरिकल्स आर इजी. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. बस कहीं कहीं जहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहेगा वहाँ पे आपको तकलीफ आ सकती है. यूज दिस मेथड. नहीं हो रहा है तो मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा. ओके, आई हेल्प आउट. तो ये हो गया हमारा एक और टर्म. ओके, अभी ये Kc एंड Kp यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ क्या है, मतलब इससे क्या क्या होगा, क्या का यूज़ है, व्हाट डज इट टेल्स यू. ओके, तो ये बहुत सारा चीज़ बता सकता है आपको. बहुत सारी चीज़ कैसे बता सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख, अभी रिएक्शन कर रहे, मजाक तो कर नहीं रहे, मतलब ये रिएक्शन किसके लिए. सो दिस रिएक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें H2SO4 मैन्युफैक्चर करते हैं. तुमको याद नहीं रखने का है. मतलब अभी देख SO3 ना बनना बहुत ज़रूरी है. बट अगर मैंने कंटेनर में, मतलब मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन लिया, ओके, तो एट द एंड मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी रहेगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे. बट मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड मैक्सिमम रहे, क्योंकि मेरे को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है ना. तो मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड मैक्सिमम रखना पड़ेगा. मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड मैक्सिमम रहे. तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगा. सल्फर सपोज ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 4 मोल भी हो सकता है, ये 5 मोल भी हो सकता है, 10 भी. मुझे क्या चाहिए कि मुझे पता करना है कि प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट कितना है. सो दैट मीन्स आई कैन एग्जैक्टली नो द एक्सटेंट. ओके, टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्शन कितना हुआ है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर Kc का जो व्हाट इज Kc का वैल्यू, Kc का वैल्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज़ टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है. अच्छा, अगर Kc का वैल्यू ना ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर. सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा तो ही तो आंसर ज़्यादा आएगा. तो इसमें मैथमेटिकल लॉजिक है डायरेक्ट. ओके, तो इसका मतलब ये है कि Kc का वैल्यू अगर मोर है तो प्रोडक्ट मोर बना है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है. ओके, तो कैसे पता चलेगा, तो ये रेंज है. ओके, अगर रेंज क्या है, इतना स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं थी. इफ़ Kc का वैल्यू इज़ मोर देन 10⁻3, अगर Kc का वैल्यू 10⁻3 से ज़्यादा है, ओके, देन द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. मतलब इससे 3 चीज़ पता चलेगा. रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट इज मोर, वेरी मच मोर. मोर नहीं, वेरी मच मोर, बहुत ज़्यादा है. ओके, मतलब प्रोडक्ट 90% रहेगा. मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, रिएक्टेंट बहुत कम बचा है. ठीक है, बट बचेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो बचेगा, भले 0.1 मोल बचे या 1 मोल बचे. ठीक है, तो ये मेरा ये हो जाएगा इफ़ Kc इज मोर देन 10⁻3. ओके, और या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पल्ला कहाँ पे भारी है. तो अगर Kc का वैल्यू मोर देन 10⁻3 है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो देख तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है. तो मैं बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम इज ऑन द राइट हैंड साइड. मतलब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है, मतलब राइट हैंड साइड पे ज़्यादा दबाव है, राइट हैंड साइड ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है. ओके, दबाव नहीं है, राइट हैंड साइड की संख्या ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर. सो ये कंक्लूजन होता है. Kc से आपको ये पता चलेगा. अगर Kc का वैल्यू इज लेस देन 10⁻3 लेस देन 10⁻3, देन रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट नॉट स्टार्टेड. ओके, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब बहुत कम स्टार्ट हुआ है. स्टार्ट होके वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, बट बहुत कम हुआ है, मतलब ओनली 10% कंप्लीट हुआ है. ओके,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट इज वेरी लेस देन रिएक्टेंट, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि पल्ला राइट हैंड साइड पे भारी, लेफ्ट हैंड साइड पे ही भारी है, लेफ्ट हैंड साइड हैज़ मोर दिस थिंग। ओके, तो केसी से आपको ये मालूम पड़ सकता है कि रिएक्शन कितना हुआ है, कौन से साइड ज़्यादा है, वेदर इट इज़ टूवर्ड्स द रिएक्टेंट और टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ओके, सो दैट वुड बी केसीज वैल्यू। टेक्स्ट बुक में ना इसको ही बड़ा चढ़ा के बोला है, केसी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है ना, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या, मैंने बोला ना, अगर 10⁻³ से ज़्यादा है तो राइट हैंड साइड में है, तो वही डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड में ज़्यादा हो रहा है, और अगर लेस देन है तो ओके, और अगर बीच में है तो ऑलमोस्ट इक्वली बैलेंस्ड है, मतलब द वैल्यू इज बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻³, सो इट इज़ इक्वली पॉइज्ड। तो हम बोल नहीं सकते कि रिएक्टेंट ज़्यादा है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा केसी और केपी कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन देखा, दोनों का रिलेशन देखा, और उससे क्या क्या पता चलेगा एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, तो जब भी हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर रहे हैं ना, जब भी ऐसा प्रोसेस करते हैं तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर अ फिक्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हर एक रिएक्शन का ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी फिक्स है, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है एक्चुअली अपने को बताने, अपने को पता करने में कि रिएक्शन कितना फिजिबल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा हूँ ये रिएक्शन से, ओके, और केसी का वैल्यू अगर कम है 10⁻³ से, तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन ही नहीं रहा है भाई। अगर 100 किलो सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, मतलब 100 किलो का मिक्सचर है, तो उसमें से 10 किलो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, बाकी 90% ये है, तो उसका मतलब ये रहेगा कि मेरा रिएक्शन हुआ ही नहीं है, मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होगा भाई, पैसे ही नहीं मिलेगा, बिचकेगा ही नहीं, बिकॉज मेरा मेन प्रोडक्शन किसका था, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई वांटेड टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन प्रोडक्शन केमिस्ट्री, और वेन एवर यू आर डूइंग मैकेनिज्म, ओके, मतलब आप देख रहे हो कि कितना रिएक्शन बन रहा है। ओके, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी और केपी का वैल्यू की डिटरमाइन करेगा कि वो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। विद दिस वी एंड द टुडेज लेक्चर। I hope you will try. What you will do is you will try doing numericals. नहीं आया, we'll see. Okay, I want you to try on your own first. Thank you.